अच्छा, ये पार्ट 1 है, तो मैं बता दूं ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। ये वाला जो है ये पार्ट 1 है। इसके अलावा एक वीडियो और आएगा। परीक्षा के पहले सारे ऑब्जेक्टिव की तैयारी हमें कर लेनी है ताकि बाद में कोई भी ऑब्जेक्टिव छूट ना जाए, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि मेरा ये प्लान है कि इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट करें हम ऑनलाइन, वो होना चाहिए जय बणु। क्या आप सभी लोग एग्री कर रहे हैं इससे जय बणु स्टार्ट करें? कर दें हम धीरे धीरे करके, मतलब 2-4 वीडियो में, बड़े बड़े वीडियो में से भी खत्म कर दें, पीपीटी वगैरह बना के 2-3 वीडियो में जय बणु बना के खत्म कर देते हैं ना। बाकी फिर न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे और कुछ रिएक्शन, टॉप नेम रिएक्शन, जहां केमिस्ट्री हो जाएगी कंप्लीट। क्या बोलते हो, क्या है तुम्हारा ओपिनियन? कर सकते हैं ऐसा? क्या ये सही ओपिनियन है हमारा? मतलब हमारी जो सोच है वो सही है? चलो, पहला ऑब्जेक्टिव तुम्हारे सामने है। पहला ऑब्जेक्टिव तुम्हारे सामने, जब किसी एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो क्या बनता है? एल्कीन और एल्काइन बनते हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरिन बनते हैं, एल्कोहल और ईथर बनते हैं, या फिर एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनते हैं। बात कुछ ऐसी है, ये R-H है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें हेलोजन को ऐड करना है और हाइड्रोजन को निकालना है। तो ये जो बन रहा है इसे क्या कहते हैं? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आपने बता दिया मुझे कि सर इसका जो आंसर है वो बी है। और ये जिन लोगों ने भी आंसर किया है, जैसे कि टीना ने आंसर कर दिया है इसका, रानू ने आंसर कर दिया है, खुशी ने आंसर कर दिया, तो वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चों को भी जरा बता दो, पता नहीं कहां चले गए। अगला ऑब्जेक्टिव जो है हमारा सेकंड नंबर का, हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु एल्किल समूह के sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। हेलो एरिन में हेलोजन परमाणु किस समूह के sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है? एल्किल समूह, एसिल समूह, एरिल समूह या फिर कार्बोनिल समूह। एल्किल समूह को हम CH3 बोलते हैं, ठीक है। एसिल समूह में डबल बॉन्ड आ जाते हैं, यहां R होता है, यहां कहीं से जुड़ा होता है इस वाले कार्बन से, कार्बोनिल समूह से। एरिल समूह मतलब AR से जुड़ा हुआ होगा, और यही हमारा कार्बोनिल समूह हम डायरेक्ट बोल सकते हैं दिस वन, C डबल बॉन्ड O, इस वाले कार्बन से जुड़ा होता है। तो जरा मुझे फटाफट से बताओ क्या बताया था मैंने तुम्हें, क्या होगा इसका आंसर? सेकंड का आंसर भी कर दीजिए फटाफट से। जिस जिस भी बच्चे ने ऑप्शन C कमेंट किया है या वो सोच रहे हैं करने की, कर दो। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तुम्हारा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। चलो, है ना, C वाला जो ऑप्शन है वो एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले ऑब्जेक्टिव में आते हैं। अगले ऑब्जेक्टिव में आने से पहले, अगले ऑब्जेक्टिव में आने से पहले PNST में लास्ट ईयर चैप्टर 5 और चैप्टर 4, इन दोनों चैप्टर्स का जो नंबर का वेटेज था, आप सोच सकते हैं कि क्वेश्चन का जो वेटेज था वो काफी था। इससे बात करें तो पांच ऑब्जेक्टिव आए थे, और इससे बात करें तो 4 ऑब्जेक्टिव आए थे। टोटल 9 नंबर के ऑब्जेक्टिव आए थे 2024 के PNST एग्जाम में, है ना। तो क्या आपको लगता है कि इस साल भी सेम इन्हीं चैप्टरों से पूछा जाए? हो सकता है पूछा जाए, परंतु इतने सारे नंबर्स का नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा कम होगा ये नंबर्स थोड़ा कम हो सकता है। तो हमें किस पर ध्यान देना है आपको अभी बता दूं। हमें जो ध्यान देना है वो देना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है इनसे आए थे, इनसे काफी सारे ऑब्जेक्टिव आए थे, परंतु थोड़े कम आए थे, है ना। 9 नंबर का वेटेज तो सिर्फ उन दो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। कई हैलोजनीकृत कार्बनिक यौगिकों में यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ चिकित्सीय रूप से उपयोगी हैं। इनमें से कौन सा उनके उपयोग का गुण रूप में उल्लेखित नहीं है? मतलब आपको ये बताना कि यहां पर जो ऑप्शंस हैं इनमें कौन सा वाला ऑप्शन आपके एनसीईआरटी पे नहीं कि भाई साहब इनका उपयोग इनके लिए किया ही नहीं जा सकता। अपेक्षाकृत ध्रुवीय यौगिकों के विलायकों में, सही बात है, विलायकों के लिए इनका उपयोग होता है। विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण के लिए प्रारंभिक सामग्री, सही बात है। केवल सुगंध उत्पादन में उपयोगी किए जाते हैं, ये वाला, या फिर औषधीय गुण रखते हैं। तो औषधीय गुण तो रखते हैं। पहला वाला पेज यदि आप इस चैप्टर का पढ़ोगे तो काफी सारे हैलोजन युक्त यौगिकों के नाम आपको देखने को मिलेंगे।
क्लोरोक्वीन हो गया, फ्लोरिकलत हो गया हमारा, फिर फ्लोराइड थायरोक्सिन के लिए आप बोल सकते हो, है ना। बहुत सारी चीजें अभी अब आगे हम पढ़ेंगे। तो जरा मुझे इसका आंसर बताओ कि कौन सा वाला ऑप्शन है। वेरी गुड, इसका आंसर जो है सी, केवल सुगंध उत्पादन में उपयोगी है ऐसी बात नहीं है। इसके लिए हमने एल्डिहाइड को दिया हुआ है, एस्टर को दिया हुआ है। कल ही पढ़ा है हमने कि एस्टर की गंध जो है वो कैसी होती है। एस्टर की जो गंध होती है वो होती है भैया फलों जैसी। कैसी होती है? फलों जैसी। देखो इसका ऑप्शन, ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 4th नंबर के ऑब्जेक्टिव में। आगे में देखो, कौन सा क्लोरोनीकृत एंटीबायोटिक जो टाइफाइड के उपचार में प्रभावी है सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित होता है? पेनिसिलिन, क्लोरेफिनॉल, फिनिकॉल, स्पेक्ट्रोमाइसिन या फिर टेट्रासाइक्लिन। क्या है इसका सही जवाब? क्या आप बता सकते हैं? ये एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे ही है। मतलब ये चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं वहां पर पहले ही पेज से सारे ऑब्जेक्टिव उठाए गए। 4th नंबर का ऑब्जेक्टिव, हमारी लाइव स्ट्रीम पीछे हो चुकी है। 4th का बी बोल रहे हैं आप, क्लोरो। सही बात है, सही बात है, ये वाली जो बात है सही। अच्छा इसका बता दो, ऑनलाइन सर ने इस चैप्टर को पूर्ण रूप से पढ़ा चुके हैं पहले ही। ऑलमोस्ट चैप्टर आपका जो 6 है इसके 14 से 15 लेक्चर में डाल चुका हूं, जिसमें चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आप चाहो तो देख सकते हो, है ना। प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो बी ऑप्शन जिसने भी बोला है बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन्स उत्पादन होता है जिसकी कमी से गोइटर या घेंगा नामक रोग होता है? फटाफट से जरा मुझे बताओ। तब तक तुम्हारे लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट, हमारी YouTube पर 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। इस खुशी में जो 299 वाला नोट्स का पैक है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको मिलती है, जब भी आप इस वीडियो को देखें या देख रहे हैं, हो सकता है उस समय ऑफर ना हो, परंतु अभी कुछ समय के लिए हमने ये नोट्स 199 में कर दिए हैं, जिसपे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स अपडेटेड वाले मिल जाएंगे। ध्यान रहे 2025-26 के नोट्स है ना। ये काम कर जाएंगे 12th के लिए भी, पीएनएसटी के लिए भी और नीट के लिए भी। जिससे किसी को भी खरीदना हो, सामने नंबर्स आपको दिख रहे हैं, स्क्रीन पर ही नंबर्स दिख रहे हैं, वहां पर आप बता सकते हो मुझे, है ना। चलो थायरोक्सिन, जिन भी बच्चों ने लिखा है वेरी गुड बेटा, सही बात है, थायरोक्सिन बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये प्रश्न लास्ट ईयर आया था, ये प्रश्न लास्ट ईयर आया था, परंतु दूसरे तरीके से आया था, जयवाड़ू से उठाया था ये प्रश्न। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला नहीं आया था, सॉरी ये वाला नहीं आया था। मलेरिया के उपचार में किस संश्लेषित हैलोजन यौगिक का उपयोग किया जाता है? पैरासीटामोल, ये तो पेन किलर है, पैरासीटामोल जो है वो पेन किलर है, ठीक है। जब भी दर्द होता है मेडिकल शॉप वाला यही चिपकाता है हमें। क्लोरोक्विनोन, एस्पिरिन, मॉर्फिन। चलिए बताइए क्या है सही आंसर इसका, किसके साथ जाना पसंद करेंगे? 6 का बी, क्लोरोक्विनोन। किसका आंसर आया भैया? सबसे पहले रानू का आंसर आया। सबसे पहला जो आंसर है वो है रानू का। वेरी गुड बेटा रानू, ऐसे स्कोर रखना है तुम्हें। तुम्हारा जो स्कोर है वो ऑब्जेक्टिव का यही स्कोर होना चाहिए। यदि हमें पीएनएसटी में सिलेक्शन लेना है तो हमारा स्कोर यही होना चाहिए। चलो मैं फोन जरा एक तरफ साइड पे रख दूं। काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया। आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव पे। हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा, सर्जरी, ऑपरेशन में हेलोएथिन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है, पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है, संज्ञाकारी के रूप में किया जाता है, या फिर प्रतिजैविक के रूप में किया जाता है? किस रूप में किया जाता है? पूर्तिरोधी का मतलब होता है, यहाँ पर इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे आप, एंटीसेप्टिक। सर की इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, गलत बात है ये। एनालॉजिस, एनेस्थेटिक, या फिर आपका एंटीबायोटिक, किस रूप में इसका किया जाता है? फटाफट से जरा मुझे बताओगे। ये वाला ऑब्जेक्टिव भी बहुत बार आ चुका है। 7th का आप लोग बोल रहे हैं बी, 7th का आप बोल रहे हैं डी, प्रतिजैविक। हाँ गलत बात है, प्रतिजैविक इसका गलत आंसर है। इसका सही आंसर यदि बोलोगे आप, एनेस्थीसिया वर्ड सुना है, एनेस्थीसिया दे दो इसे, बेहोश कर दो इसे, तो संज्ञाकारी के रूप में।
आई होप सो इसका आंसर जो है वो संज्ञाकारी के रूप में आएगा। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। सारे बिल्कुल उल्टे सीधे पूरे बना दो तुम कमेंट, है ना। मैं देख रहा हूं तुम्हारे कमेंट्स जो डिलीट होते हैं, मैं देख लेता हूं, है ना, मेरी आंखें थोड़ी तेज है। आगे बढ़ते हैं। सी डैश एक्स आवन में ध्रुवीयता का मुख्य कारण है। सी डैश आवन में ध्रुवीयता का मुख्य कारण, कार्बन परमाणु का बड़ा आकार, हेलोजन परमाणु की उच्च विद्युत ऋणात्मकता, कार्बन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता, या दोनों परमाणु में का समान आकार। देखो एक बात बता दूं, ध्रुवीयता का मुख्य कारण है जो परमाणु आकार पर कोई कार्य करनी है, कोई काम का नहीं होता परमाणु कर। किसका कौन उपयोगी होता है सर ध्रुवीयता के लिए? ध्रुवीयता के लिए होते हैं बेटा चार्जेस, है ना, चार्जेस। तो चार्जेस और कौन निर्धारित करता है? जो सबसे अधिक ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक सिरा कौन होता है इसमें? इसमें ऋणात्मक सिरा होता है बेटा हैलोजन एक्स। तो हैलोजन परमाणु की उच्च विद्युत ऋणात्मकता इसका सही जवाब होगा। हैलोजन परमाणु की उच्च विद्युत ऋणात्मकता बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं क्या हम इसके बाद में जैवाणु चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं? क्या तुम लोग पढ़ोगे जैवाणु? तो मैं उसमें मेहनत करूं, अदरवाइज न्यूमेरिकल और टॉप नेम रिएक्शन इस पर फोकस करें, ज्यादा अच्छा है। और देख लो भैया किस किसने लाइक नहीं किया, जरा लाइक आइक भी कर देना फटाफट से, है ना। जब भी तुम लोग देखो लाइक आइक कर देना। आगे बढ़ते हैं 9th नंबर के ऑब्जेक्टिव में। ओहो, ये गलती से चैप्टर 4 का आ चुका है, परंतु फिर भी बता दो। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हैलोजन परमाणु के आकार, नहीं इसी चैप्टर का, सॉरी माय मिस्टेक, माय बैड वर्ड। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हैलोजन परमाणु के आकार और सी डेक्स आवंत की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपको ऊपर से नीचे आना है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आना है, तो सी डेक्स आवंत की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? आकार घटता है, आवंत की लंबाई घटती है, ये वाला पॉइंट पे जाओगे। आकार बढ़ता है तो आवंत की लंबाई भी बढ़ती है, ये वाला पॉइंट है। आकार बढ़ता है या आवंत की लंबाई बढ़ती है? आकार बढ़ता है, आवंत की लंबाई बढ़ती है। अच्छा, ये वाला थोड़ा उल्टा पढ़ लिया हमने, आकार बढ़ता है, आवंत की लंबाई घटती है। सी वाला आकार बढ़ता है, आवंत की लंबाई भी बढ़ती है, और डी नंबर पे कोई परिवर्तन नहीं होता। तो भैया ये शायद हमने चैप्टर चैप्टर 9 का वन शॉट लेके आओ। एमीन क्या बोलते हैं भैया? ऑफलाइन वाले बच्चे क्या बोलते हैं? क्या एमीन ही पढ़ना है तुम्हें? क्या तुम एमीन ही पढ़ना चाहते हो फटाफट से? बाकी लोग भी यदि कमेंट करेंगे कि सर एमीन पढ़ाओ, तो एमीन पे ही फोकस करूं मैं भी। 9th का सी, यस सही बात है। ये वाला लेक्चर यदि आप लोगों ने देखा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जरा बाकी के बच्चे भी कमेंट करके बताएंगे मुझे कि क्या तुम्हें एमीन ही पढ़ना है। चलिए, वह यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु बेंजीन वलय के sp3 संकृत कार्बन से सीधे जुड़ा होता है, हम उसे क्या कहते हैं? ध्यान रहे द वर्ड इज बेंजीन वलय, और मुझे एसी बंद करना पड़ेगा क्योंकि मेरे गले में होने लगी तकलीफ, बोलने में दिक्कत होने लगती है। यस सर, एमीन एमीन एमीन, मतलब सारे मैक्सिमम देखोगे ना एमीन चैप्टर का। ठीक है बेटा, अपन एमीन चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपसे, ठीक है। एमीन भी पढ़ा देता हूं तुम्हें, लास्ट ईयर एमीन रह गया था, इस साल एमीन पढ़ा ही देते हैं। चलो जी, वह यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु बेंजीन वलय के sp3 संकृत कार्बन से सीधे जुड़ा होता है, आप उसे क्या कहते हो? ये बोल रहा है भाई साहब, ये दिस इज ऑब्जेक्टिव, आपको बोलना है कि यहां पर x जुड़ा है, तो इस पूरी संरचना को आप क्या बोलेंगे? ये आपका क्वेश्चन है। वन वर्ड टाइप लिख के बताओ जरा, क्या बोलते हैं? एरिल हैलाइड, वेरी गुड, क्या बोलते हैं उसे? एरिल हैलाइड। आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव पे। अच्छा, ये पार्ट 1 है, मैं पहले बता चुका हूं ना, इसमें आधा ही कवर होगा चैप्टर, और भी बाकी है इसके बाद में। चिकित्सा में प्रभावी रक्त विकल्प के रूप में किस प्रकार के यौगिकों को देखा जा रहा है? किसका उपयोग किए जाते हैं? पूर्ण क्लोरीनीकृत यौगिक, पूर्ण फ्लोरोनीकृत यौगिक, पूर्ण ब्रोमीनीकृत यौगिक, या पूर्ण आयोडीनीकृत यौगिक। पेज नंबर फर्स्ट। हेलो, एल्केन के महत्व उपयोग के अंतर्गत ये प्रश्न आते हैं, स्पेशली पीएनएसटी वाले। आप तो पहला वाला पेज इसका रट लेना रे भैया, बड़ा काम का है,
उपयोग से ज्यादा ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, 12th वालों के लिए भी है। जरा मुझे बताओ, एरियल हैलाइड हम आ चुके हैं। काफी सारे बच्चों ने बोला है मुझे कि एमीन ही करते हैं, तो लेट्स हम एमीन ही पढ़ेंगे अब इसके बाद में, ठीक है। तुम्हारा बोर्ड जानना बड़ा जरूरी है भाई साहब, मेरा पता चला मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूं, तुम्हें मजा ही नहीं आ रहा। आपने लिखा 11वीं का बी, पूर्ण फ्लोरोनीकृत यौगिक। सही बात है, पूर्ण फ्लोरोनीकृत यौगिक जो है वो बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। आई एम प्राउड ऑफ यू, बहुत सही बात है। अच्छा, दी गई सारणी के अनुसार निम्नलिखित में से किस आवंत वियोजन की एंथैल्पी सबसे कम है? आपको यह बताना है भैया कि इन सब में से सबसे पहले आवंत कौन तोड़ेगा, किसके आवंत तोड़ने की क्षमता जो है, आवंत तोड़ने की क्षमता सबसे अधिक है, या आप ये कह सकते हो आवंत एंथैल्पी वियोजन, मतलब आवंत तोड़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा किसमें सबसे कम लगेगी हमें? कार्बन और फ्लोरीन में लगेगी, क्लोरीन और कार्बन में लगेगी, कार्बन और ब्रोमीन में लगेगी, या कार्बन और आयोडीन में लगेगी? तो यू नो द आंसर। मैं क्या बताऊं तुम्हें, आवंत की लंबाई जितनी ज्यादा होगी तोड़ने में उतना ही मजा आएगा। 12th का डी, यस सही बात है। क्यों? इसका रीजन ये है कि आयोडीन की परमाणु त्रिज्या थोड़ी ज्यादा बड़ी होती है। ये देखो कुछ इस प्रकार से, यहां इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेम इधर पे कार्बन होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन यहां से शेयरिंग होती है, तो इन दोनों की नाभि की जो त्रिज्या है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। इस कारण से हम इसे आसानी से तोड़ सकते हैं। वहीं यदि इसकी बात करें, ये रहा कार्बन, ये रहा फ्लोरीन, चलो त्रिज्या का छोड़ो, तो मैं अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा कि इसकी बड़ी होती है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पास पास होते हैं। ये फ्लोरीन क्या करता है पता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच ही लेता है। विद्युत ऋणात्मकता थोड़ी ज्यादा होती है, और विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है तो हम उस आवंत को तोड़ नहीं सकते, उससे तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ठीक है। यह है इसके पीछे का साइंस। आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव पे। अगला ऑब्जेक्टिव है हेलो एल्किन। एल्किन हैलाइड में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह के, हेलो एल्किन यानी कि एल्किल हैलाइड में यानी कि CH3X में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह के किस संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है? आपको ये बताना कि भाई साहब इस कार्बन पर sp संकरण है, sp2 संकरण है, sp3 संकरण है, या sp3d संकरण है? फटाफट से जरा आंसर कमेंट करके बताओ। बहुत ही फुद्दू सा प्रश्न था ये, इसका आंसर क्या बोलोगे आप लोग? 13 का सी, रुचि जी वेलकम, वेरी वेरी वेलकम, आप आए। चलिए ये वाला सही है आपका, ठीक है। लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज है। हमें जितने चाहे उतने ऑब्जेक्टिव लगाने, मैंने कल भी बताया था, बड़े प्रश्न से ज्यादा जरूरी ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है 28 में से 28 नंबर यदि तुमने ला लिए तो तुम्हारे परसेंटेज बहुत अच्छे बनेंगे, ठीक है। एक इंप्रेशन देते हैं ऑब्जेक्टिव के नंबर्स। sp3 संकरण। चलो 14वें नंबर के ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। यदि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया जाए तो C2H5X किस वर्ग से संबंधित है? यहां पर विशेष बात कह रहे हैं भाई साहब हम, हैलोजन परमाणु की संख्या। तो आप यहां पर जो एक समूह है आपका एल्किल हैलाइड, इसे आप किस वर्ग से संबंधित करेंगे? डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन, पॉली हैलो एल्केन, या फिर मोनो हैलो एल्केन? हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर आपको बताना है। चलिए फटाफट से जरा बताइए। और सही बात है, एक हो तो मोनो, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, बहुत सारे हैं तो पॉली। यहां कितने हैं? यहां है एक, और एक यदि है तो मोनो, एक है तो क्या आएगा? मोनो। वेरी गुड, चलो बहुत सारे बच्चों ने कर दिया आंसर। यशिका ने कर दिया है, टीना ने कर दिया है, रुचि ने ए लिखा है, आई डोंट नो व्हाई, क्यों लिखा है भाई? हाँ सही बात है, ये लोग कंजूस है, पता है ये लोगों को बड़े तकल्लिफ है। एक लाइक ही तो मांगता हूं मैं, एक लाइक ही तो मांगता हूं मैं, ये ऑनलाइन में लाइक भी नहीं कर सकते। और वहां कंजूसी देखो, शेयर करने में इनका कुछ जाएगा नहीं, इनका ज्ञान इनसे कोई छीन नहीं सकता। जितने होशियार हैं इन्हें लगता है दिए शेयर कर देंगे तो इनके परसेंटेज कम हो जाएंगे, इनका कंपटीशन बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ेगा भाई, तुम्हारा जो दिमाग है वो उतना ही काम करेगा जितना तुम चाहते हो, दूसरे का उतना करेगा जितना वो चाहता है। वो यदि अच्छे से पढ़ेगा तो कहीं से भी पढ़े अच्छे नंबर ला सकता है ना। तो ऐसा मत सोचा करो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये हमें हमारे गुरुजी ने बताया था। तुम भी जरा शेयर कर दिया करो यार, लाइक कर दिया करो। कंजूसी टाइप मतलब पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। फिर मैं वो उदाहरण दूंगा, कौन सा वाला? छोड़ो यार, मैडम चिल्लाती है मेरे को वाला उदाहरण देने में।
चलो आगे बढ़ते हैं, अपन अगले वाले पे आते हैं। 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव में वह हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु sp2 संकृत कार्बन से सीधे जुड़ा होता है, वह हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन से सीधे जुड़ा होता है क्या कहलाता है? बताओ। बात कुछ ऐसी है भाई साहब कि ये कार्बन कार्बन है, यहां पर इस कार्बन पर sp2 संकरण है। कौन सा संकरण है? sp2 संकरण है, और इसी कार्बन से सीधे हैलोजन जुड़ा है, तो इसे आप क्या कहते हैं? देखो यहां बंद संरचना के कोई जिक्र नहीं है, तो जब तक व्यंजन वलय ना हो आप खुली संरचना ही मानेगा, और उसके हिसाब से जरा आंसर कमेंट करिएगा कि क्या है। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों को हेलो एल्केन और हेलो एरिन का वर्गीकरण कैसे समझ में आए। वाइनिलिक हैलाइड, यस सही आंसर है। इसे क्या बोलते हैं? वाइनिलिक हैलाइड। इस संरचना का नाम जो है वो है वाइनिलिक हैलाइड। चलो आगे और भी प्रश्न आने वाले, आगे और भी प्रश्न आने वाले हैं। चलो वेलकम ऋषिका, मैंने आपका कमेंट शायद लेट देखा है। आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव पे। प्राथमिक एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? प्राथमिक एल्किल हैलाइड आपको किसे कहते हैं ये बताना है। आर नहीं, मैं बता दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। जब हैलोजन 3 कार्बन परमाणु से जुड़े कार्बन से जुड़ा होता है, जब हैलोजन 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़े कार्बन से जुड़ा हो, जब हैलोजन 2 कार्बन परमाणु से जुड़े कार्बन से जुड़ा हो, जब हैलोजन केवल 1 कार्बन परमाणु से जुड़े कार्बन से जुड़ा हो, या फिर जब हैलोजन सीधे sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हो। आपको यह बताना है कि भाई प्राथमिक एल्किल हैलाइड में एक्चुअल नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। तो फटाफट से जरा मुझे बताओ। बच्चे लिख रहे हैं सी। किसने लिखा भैया सी? टीना ने लिखा है सोलवे का सी। जब हैलोजन केवल 1 कार्बन परमाणु से जुड़े कार्बन से ना बेटा, मेरे हिसाब से तो इसका आंसर बी आना चाहिए। सी बोल रहे हो आप लोग, है ना? ठीक है, यहां पर बोल रहे हो प्राथमिक एल्किल हैलाइड। फिर भी एक बार फैक्ट चेक करना। जब हैलोजन केवल 1 कार्बन परमाणु से जुड़े कार्बन से जुड़ा। चलो ज्यादा डाउट ना रहे तो मैं ऐसे बता देता हूं तुम्हें कि ये हैलोजन है, 1 कार्बन से जुड़ा है, इसके आगे एक आर संरचना और होगी, यानी कि 1 कार्बन और होगा, तो टोटल 2 कार्बन होंगे। ठीक है, 2 कार्बन परमाणु से नहीं बोल सकते हम, 1 कार्बन परमाणु से। सही बात है, 1 कार्बन इससे जुड़ा है हैलोजन, और उसी कार्बन से एक और कार्बन समूह जुड़ा है। ऐसी संरचना को हम बोलते हैं क्या? ऐसी संरचना को हम बोलते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड। चलो आगे बढ़ते हैं अगली संरचना पे। एलिलिक हैलाइड है वो, क्या है? एलिलिक हैलाइड वे यौगिक होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विआबंध के समीपवर्ती किस संकृत कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। यहां पर एलिलिक हैलाइड है ना, ये दिस वर्ड एलिलिक हैलाइड वे यौगिक होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन 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 द्विआबंध, ये रहा, किस समीप किस संकृत कार्बन से जुड़े होते हैं। उस पर sp संकरण होता है, sp2 संकरण होता है, sp3 संकरण होता है, sp3d संकरण होता है। क्या ये बात सही है? कौन सा वाला होता है? आप 17 नंबर पे आएंगे, 17 नंबर के ऑब्जेक्टिव पे आएंगे और फटाफट से जरा मुझे बताएंगे। ये चैप्टर काफी दिनों पहले हमने पढ़ा था, इसके लेक्चर तो मैंने ऑलमोस्ट 4 महीने पहले डाल दिया है। ठीक है, जिनने नहीं देखा भैया देख ले। उस समय हमारे पास में डिजिटल बोर्ड नहीं था, हमने बोर्ड में पढ़ाया नॉर्मल उसे। sp3 संकृत, सही बात है, sp3 संकृत, जस्ट लाइक दिस कि ये कार्बन है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा है, इसका निकटवर्ती एक कार्बन है, इस पर होगा द्विआबंध। ऐसी कुछ संरचना होती है भाई साहब एलिलिक हैलाइड की, ये याद रखेंगे आप, और ये बंद संरचनाओं में भी होता है। चलिए वेरी 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 गुड, जितने भी लोग आए सभी का शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे। बेंजिलिक हैलाइड किस प्रकार के यौगिकों में शामिल है? बेंजिलिक हैलाइड किस प्रकार के यौगिकों में शामिल है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। sp2 C-X आबंध युक्त यौगिक, sp3 C-X आबंध युक्त यौगिक, sp C-X आबंध युक्त यौगिक, या केवल एरिल हैलाइड, किसके साथ जाना पसंद करोगे? यहां पर आपको ये बताना बेंजिलिक हैलाइड है ना, बेंजिलिक हैलाइड। बताओ जरा क्या करूं, यहां ये वाला है बेंजिलिक हैलाइड, या फिर अच्छा ये बन है और ये दूसरी संरचना है ना,
ये आपकी दूसरी संरचना कौन सा है? दोनों इमेज में कौन सा बेंजोइक हैलाइड है? फटाफट से पहले नंबर्स बताओगे, है ना। चलो 18 का आप लोगों ने बोला है भैया। कोई लोग बड़े मिक्स आंसर आ रहे हैं, ए बी सी डी सब टाइप के आंसर आ रहे हैं, बी बोल रहे हैं। तो आप जरा नंबर लिख के बताओ मुझे नंबर लिख के बताओ कि इसमें से कौन सी संरचना बेंजोइक हैलाइड की है। ये वाली है 1 नंबर की या 2 नंबर की? कौन सी वाली बेंजोइक हैलाइड की संरचना है? ये मेरा क्वेश्चन है। यदि ये पता होगा तुम्हें तो तुम बता दोगे बहुत आसानी से। क्या कंफ्यूजन है ना? जरूरी बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे लाइव, आज के लिए थोड़ी ना, ये बात के लिए। 1 और 2 नंबर के लिख के बताओ। 2 नंबर, रानू ने लिखा 2 नंबर। वेरी गुड बेटा, सही बात है। ये जो आपने बताया ना मुझे 2 नंबर, ये बात सही। यहां पर इस कार्बन पर जो है वो sp3 संकरण है। कौन सा संकरण है? sp3 संकरण है। चलो बढ़िया, मजेदार। आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव पे। हमारा अगला ऑब्जेक्टिव जो है वो है भाई साहब वाइनिलिक हैलाइड में आया। वाइनिलिक हैलाइड में हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विआवंत के किस संकरित कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा होता है? ये रहा आपका कार्बन, ये रहा आपका एक और कार्बन, ये रहा हैलोजन। तो इस कार्बन पर कौन सा संकरण है? सर ने 2 बार बता दिए, है ना। sp2 पे गोला लगा के आना। ये संकरण वाले क्वेश्चन तुम्हें भयंकर परेशान करेंगे, स्पेशली इन बच्चों को। ये भूल जाते हैं, एक्चुअली ये भूला भगाव से है, ये भूल जाएंगे, तो याद रखना जरा। और हाँ, पीएनएसटी पे भी स्पेशल ऑफर लॉन्च करने वाले हैं हम लोग। पीएनएसटी बैच पे भी बहुत जल्दी ही जो न्यू इनरोलमेंट है उन पर ऑफर आने वाला है, ऐसा मैम का विचार है, वो सोच रही हैं। तो कोई दोस्त मित्र सहपाठी कोई हो जिन्हें ज्वाइन करना हो तो आप उन्हें बता सकते हैं, है ना। क्योंकि 12th के एग्जाम खत्म होने वाले हैं, कॉलेज के सीसी भी खत्म होने वाले हैं। तो कोई बच्चे के मन में ये विचार होगा, क्योंकि जून में है इसके पेपर, जो शीट है पीएनएसटी की उस पर डल चुकी है डेट, तो जून में हो सकते हैं इसके एग्जाम। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव पे 20 नंबर के। C6H5CH2Cl का सामान्य नाम क्या है? इसका सामान्य नाम बताना भैया आपको, है ना। सामान्य नाम, इसका सामान्य नाम आपको मुझे बताना है। C6H5CH2Cl का सामान्य नाम, नॉट IUPAC नाम, आई नीड सामान्य नाम। अब भी बताए थे तुम लोगों ने, अभी तुमने थोड़ी देर पहले बताए थे। हाँ बेटा, आई नो। बहुत सारे बच्चे हैं भूला मोह गांव से, बहुत सारे बच्चे हैं भूला मोह गांव से, तुम भूलना नहीं मार, है ना। चलो, बेंजिल क्लोराइड है ना, वही जो बेंजिलिक क्लोराइड है वही इसका सही नाम है। आगे बढ़ते हैं। बेंजिलिक क्लोराइड लिख के आना, आप क्लोरोबेंजीन मत लिखना बस। अब है एरिल हैलाइड में। एरिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु एक एरोमेटिक वलय के किस संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है? ये रहा आपका एरोमेटिक वलय, ये रहा आपका एरोमेटिक वलय, इससे यहां पर हैलोजन परमाणु जुड़ा है। तो आपको यह बताना है भाई साहब, आपका प्रश्न इसमें है कि इस वाले कार्बन पर कौन सा संकरण होगा, कौन सा संकरण आपका होगा, ये तुम्हें बताना ना। ये sp मैंने ऐसे लिखा है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। sp संकरण है, sp2 है, sp3 है, sp3d संकरण है, ये क्वेश्चन है। तो जरा सोच समझ के बताओ क्या है। sp2 संकरण, यशिका का आ चुका है sp2 संकरण। चलो बढ़िया है, बढ़िया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए sp3 C-X युक्त आवंध युक्त यौगिकों के तहत हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसकी प्रकृति के आधार पर मोनो हैलो यौगिकों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? आपको बताना कि भाई ये C-X है, ठीक है, ये C-X है, इस पर sp3 संकरण होना चाहिए, इस पर sp3 संकरण होना चाहिए। इसकी प्रकृति के आधार पर हम कितने प्रकार के और हैलोजन यौगिकों में से बांट सकते हैं, है ना। बताओ, 2, 3, 4, 5 sp3 संकरण होना चाहिए, खुली संरचना होनी चाहिए। इसकी प्रकृति के आधार पर मोनो हैलो यौगिकों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो यू नो द आंसर, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलो 23वें नंबर के ऑब्जेक्टिव में आते हैं। एक द्वितीयक
एल्किल हैलाइड की सामान्य संरचना में आर, आर डैश और आर डबल डैश में कितने हाइड्रोजन परमाणु हो सकते हैं? आपको ये बताना है कि कितने हाइड्रोजन परमाणु हो सकते हैं। द्वितीयक एल्किल हैलाइड है, ये रहा आपका एक कार्बन, यहां पर आपका एक आर समूह, यहां पर आपका एक ए आर हो गया, सॉरी ये आर हो गया, ये आर डैश हो गया, यहां पर एच होगा, यहां पर एक्स होगा। तो ये बता रहा है आर, आर डैश और आर डबल डैश में तीनों में एक हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, आर डैश, आर, आर या आर डैश में से कोई एक हाइड्रोजन हो सकता है, या फिर आर, आर डैश और आर डबल डैश में कोई भी एक भी हाइड्रोजन नहीं हो सकता। आर, आर डैश और दोनों आर डैश एच होते हैं। क्या है, कौन से वाले ऑप्शन पे जाओगे, थोड़ा दिमाग चकरा जाएगा तुम्हारा। इसका आंसर देख के बता दो। यहां पर इसका आंसर है आर या आर डैश में से कोई एक एच हो सकता है। चलो बढ़िया है, सही बात है। वहां पर हमने एक जो सिंपल हमारा आर था, यहां पर दिस वन, यहां पर भी आर, यहां पर भी आर, यहां पर भी आर, यहां एक्स। तो यहां पर इस वाले कार्बन पे मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया था कि एक एच होगा, तो वही बता रहा है यहां पे। ठीक है, कि कोई एक जो है, एक में एच होगा ही होगा, अदरवाइज कार्बन की बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले वाले ऑब्जेक्टिव में, 24 नंबर के ऑब्जेक्टिव में, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक sp2 संकृत C-H आबंध युक्त यौगिकों के वर्ग में शामिल है? प्राथमिक एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड या वाइनलिक हैलाइड? संकरण sp2 होना चाहिए जिस कार्बन से जुड़ा है, तो बेंजिलिक हैलाइड sp3 बता दिया आपने, एलिलिक हैलाइड भी sp3, प्राथमिक एलिक हैलाइड भी एलिलिक sp3। ये वाला बचता है बेटा, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। कौन सा वाला? ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल एकदम सही आंसर है। रुचि सिंह जीपी, बी वाला ऑप्शन, डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भी लिखते जाना है आपको। 24 नंबर पे डी वाला ऑप्शन। 25 नंबर का है, आपको बताना है ओ डाइब्रोमोबेंजीन का आईयूपीएसी नाम। ओ डाइब्रोमोबेंजीन का आईयूपीएसी नाम। सबसे पहले तो संरचना पता होनी चाहिए आपको। एक ब्रोमीन तो यहां लगा दो, ठीक है, और एक ब्रोमीन यहां लगा दो। अब जरा इसका आईयूपीएसी नाम बता दो मुझे फटाक से, संरचना के आधार पर जरा इसका नाम बता दो फटाफट से। क्या होगा इसका नाम? संरचना मैंने बना दी, अब तुम्हें इसका नाम भी बताना है फटाफट से। फटाफट 40 के अंतर्गत आपको जरा इसका नाम बताना है, और जो लोग नए जुड़े हैं वो लाइक कर दें। देख लिया होगा, आई होप सो आपने देख लिया होगा, मैंने संरचना बना दी थी। उस संरचना के आधार पर उसका नाम यह होता है 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन। 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन। धोखे से यदि यहां बोल दे कि भाई साहब पी डाइब्रोमोबेंजीन है तो उसका नाम क्या होगा? पी डाइब्रोमोबेंजीन हो तो इसका नाम क्या होगा? तो सर उसका नाम जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहां पर बी आर रहेगा और यहां पर भी बी आर रहेगा, तो ये 2 की जगह आप क्या कर दोगे? 4। यदि एम बोल दे तो आप यहां पर 2 की जगह क्या लगा दोगे? 3। इस प्रकार से जरा नाम याद रखना बेटा, है ना? इस प्रकार से नाम आप याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ। निम्नलिखित में से किस मेथाइल हैलाइड का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईएमपी टाइप का प्रश्न है, कंफ्यूजिंग है। आपको आपकी बुक देखना है, वहां पर बुक के अनुसार पे इसका डायग्राम देख लेना ना। CH3F, CH3Cl, CH3Br और CHI। विद्युत ऋणात्मकता और आवंत की दूरी का यदि हम गुणा कर दे तो हमें द्विध्रुव आघूर्ण शायद प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जरा आपको आवंत बताना है, द्विध्रुव आघूर्ण बताना है कि किसका अधिक होता है। ऑप्शन ए ना बेटा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपकी टेबल में इस पर विद्युत ऋणात्मकता अधिक है परंतु आवंत की लंबाई कम है। इस पर चार्जेस भी अच्छा और आवंत की लंबाई भी थोड़ी ज्यादा है। इनकी यदि बात करें तो आवंत की लंबाई ज्यादा है, आवेश कम है। यहां पर भी आवंत की लंबाई ज्यादा है और आवेश कम हो जाता है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की है परंतु वो आवंत की लंबाई में पीछे हो जाता है। तो आई होप सो बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। बुक में भी यही बना है, बुक में भी आपके एनसीईआरटी में भी यही है।
अल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए थायोनिल क्लोराइड को प्राथमिकता दी जाती है। बहुत बार बता चुका हूं, क्योंकि इसमें बनने वाले उपसह उत्पाद जो है वो HCl और SO2 और HCl जो वो गैस होते हैं, तो हमें पृथक नहीं करना पड़ता भैया, बहुत आसानी से ये उड़ जाते हैं अपने आप ही, हमें शुद्ध रूप से एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन आपको चैप्टर 6 में भी मिलेगी, 7 में भी मिलेगी और 8 में भी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल भी अल्कोहल के जैसे ही व्यवहार करते हैं। ठीक बात, आगे बढ़ो। अल्कोहल की आप रासायनिक अभिक्रिया करवाओगे, वहां पर भी ये मिलेगा आपको। प्राथमिक और द्वितीयक नहीं, विरेचन में नहीं, रासायनिक अभिक्रियाओं में है। प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल की HCl के साथ अभिक्रिया करवाने के लिए किस उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है? प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल की HCl के साथ अभिक्रिया कराओ, किस उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है? इसकी तो नहीं होती भाई साहब, है ना, इसकी तो नहीं होती। इसका अपना एक रोल है। रेड फास्फोरस, ये आयोडीन होना चाहिए इसके लिए, और Br होना चाहिए, तब इसका उपयोग होता है लाल फास्फोरस का। आई होप सो आई एम गोइंग विथ ZnCl2। तुम लोग किसके साथ जाना पसंद करते हो, जरा कमेंट सेक्शन में बताओ, तुम लोग किसके साथ जाओगे इस ऑब्जेक्टिव में? 28 का हम 28 पे आप लोग बोल रहे हो बी, मैं बोल रहा हूँ भाई साहब कि मैं ZnCl2 के साथ में जाऊंगा। फिर भी लेट्स सी, एक बार प्राथमिक और द्वितीयक है ना, चलो मैं गलत हूं भाई साहब, है ना, मेरा जो आंसर है आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये गलत है, पर फिर भी लेट्स फैक्ट द सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, तुम लोग गलत हो। देखो मैं सही हूं, मैं गलत नहीं था, आई एम जस्ट कंफ्यूजिंग यू। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आपके बताना है हेलो अम्लों जैसे HCl HBr के साथ अल्कोहल की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? प्राथमिक अल्कोहल के साथ बहुत जल्दी तेजी से अभिक्रिया होगी, उससे कम द्वितीयक के साथ होगी, उसके सम तृतीयक के साथ होगी। ठीक है, ऐसा है क्या? या फिर तृतीयक में पहले होगी, फिर द्वितीयक में होगी, फिर प्राथमिक में होगी, या द्वितीयक में पहले होगी, प्राथमिक में पहले, उससे कम धीमे होगी, और तृतीयक में सबसे धीमे होगी। प्राथमिक में सबसे तेज, तृतीयक में उससे कम, और द्वितीयक में सबसे। तो ये दोनों क्रम तो होते ही नहीं है, ये दोनों क्रम तो कहीं से कहीं तक होते ही नहीं, ये दो बचते हैं। ये दोनों में से जरा फटाफट से आंसर करो कि किसके साथ HCl और HBr हेलो अम्लों की HCl और HBr के साथ अल्कोहल की अभिक्रियाशीलता के रिलेटिव सही क्रम कौन सा है? किसके साथ HCl और HBr जो है वो सबसे तेज अभिक्रिया करते हैं? तो मैंने तो टिक कर दिया मेरा आंसर। आपने बताया 29 का कोई ऑप्शन नहीं बताया, देख लो। बी जो पहला है जो है सबसे तेजी से है वो तृतीयक में करता है अभिक्रिया, फिर हेलो अम्लों जैसे तृतीयक अल्कोहलों की अभिक्रियाशीलता, तो तृतीयक अल्कोहल है तो वो HCl के साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया करेगा, ये है आपका प्रश्न। ठीक है, इन सभी में थोड़ा धीमे करता है। तृतीयक मतलब जिसमें 3 R समूह और 1 कार्बन हो, मतलब टोटल 4 कार्बन हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इस एल्किल हैलाइड का आपको मुझे नाम बताना है। इस एल्किल हैलाइड का आपको मुझे नाम बताना है कि ये किस वर्ग का यौगिक है। जब हम वर्गीकरण पढ़ रहे थे तो ये किस वर्ग में आता है? प्राथमिक, व्यंजलिक, एलिलिक, किस, कौन सा वाला जो है वो सही आंसर है? इसका सही जवाब है एलिलिक हैलाइड। क्या नाम है बेटा इसका? एलिलिक हैलाइड। इस कार्बन पर यदि आप ध्यान से देखोगे तो sp3 संकरण है, इसके निकटवर्ती कार्बन पर sp2 संकरण है। sp2 का मतलब इसके निकटवर्ती कार्बन पर द्वि आबंध है, और ऐसी संरचनाओं को हम एलिलिक हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलाइल हैलाइड लिखा है, एलिलिक हैलाइड सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। तृतीयक अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के लिए क्या परिस्थिति आवश्यक है? ZnCl2 के साथ उबालना, कमरे के ताप पर केवल, कौन सा अल्कोहल है आपका? तृतीयक। कमरे के ताप पर केवल सांद्र HCl के साथ हिलाना, उच्च ताप पर गर्म करना, लाल फास्फोरस का उपयोग करना। तो भाई साहब तृतीयक का आबंध इतना कमजोर होता है, इसका आबंध इतना कमजोर होता है भैया कि ये सिर्फ HCl के साथ
अभिक्रिया करवाने पर और सिर्फ उसे हिलाने पर कमरे के ताप पर टूट जाता है। ठीक है, टूट कर अलग ही हो जाता है। यहां OH आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, यहां OH आएगा, तब जाके Cl यहां जुड़ेगा और बाहर निकल जाएगा H2O। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। प्राथमिक के लिए हमें उच्च ताप की आवश्यकता होती है, ठीक है, और द्वितीयक के लिए ये है, तृतीयक के लिए ये है, द्वितीयक के लिए और ये है प्राथमिक के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव पे। 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव में एल्किल आयोडाइड RI के विरचन के लिए अक्सर एल्कोहलों को किसके साथ गर्म किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। KI और H2SO4 इसके साथ तो कतई नहीं करते भैया। I2 और ZnCl2 इसका जिक्र शायद कहीं नहीं है, इसे भी हटा दो। सोडियम है, पोटेशियम आयोडाइड और 95% ऑर्सो फास्फोरिक अम्ल दैट इज H3PO4 इसके साथ में, यानी कि KI और लाल फास्फोरस, या फिर आप केवल आयोडीन गैस को प्रभावित कर देंगे तो यह अभिक्रिया हो जाएगी। फटाफट से जरा इसका आंसर कमेंट करोगे 32 नंबर पे। 32 नंबर का सी। वेरी गुड प्रीति, वेरी गुड रानू, वेरी गुड रुचि, वेरी गुड और कौन है, ऋषिका, वेरी गुड राधिका, और टीना के लिए भी वेरी गुड, और यशिका यदि कर दे कमेंट तो यशिका के लिए भी वेरी गुड। देखो उसने कमेंट डिले किया परंतु मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है, मेरे को थोड़ा डिले दिखते हैं कमेंट भाई साहब, है ना, थोड़ा सा डिले। खुशी के लिए भी वेरी गुड। जितने भी बच्चों ने सी आंसर करा सभी को मेरे तरफ से बहुत बिग बिग हार्ट, बहुत बड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, खुशी का माहौल, खुशी से दिया, मतलब सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव पे। ऐसे तुम्हें उत्साहित करना पड़ेगा ना, तुम इतने अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हो ऑलमोस्ट। अच्छा आज तुम्हें जरूर बताना भाई साहब कि तुम्हारे कितने ऑब्जेक्टिव सही है। आज बिना ऑब्जेक्टिव के नंबर बताए चले मत जाना धोखे से, ठीक बात। आज ऑब्जेक्टिव के नंबर तुम्हें बताने हैं। और जरा प्रेजेंट लगा दो फटाफट से। इस ऑब्जेक्टिव के खत्म होने से पहले जरा प्रेजेंट तो लगाओ। आई वांट टू सी कि कितने लोग फटाफट 40 सीरीज को लाइक कर रहे हैं, क्योंकि मैडम के अनुसार ये सीरीज तुम लोगों को बोर कर रही है। तुम बोर हो गए हो फटाफट 40 सीरीज से, तुम लोग बोर हो चुके हो। तुम्हें ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस नहीं करनी, तुम्हें सिर्फ लॉन्ग लॉन्ग वीडियो देखने हैं, ऐसा मैडम का कहना है। क्योंकि मुझे, परंतु मेरा ये मानना है कि फटाफट 40 सीरीज जो है वो तुम्हारी जिंदगी में रोशनी का काम करेगी। ये ऑब्जेक्टिव तुम्हें बहुत, यदि तुम लिख लो और बराबर से प्रैक्टिस करो 2-3 बार, तो 28 में से 28 पक्के, जैसे कि मैंने थंबनेल पे बनाया हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, चलो और भी लोग करेंगे कमेंट धीरे धीरे। हाँ प्रीति का भी कमेंट देख लिया मैंने, ठीक है। हाँ सही बात है, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। सही बात है, यशिका सही बोलती है, इट्स नॉट अ जोक बट सही बात है। एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां फिनोल से एरिल हैलाइड बनाने के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है? देखो हम ये कह सकते हैं कि अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां, जो सेम विधियों से हम अल्कोहल बनाते हैं उन्हीं सेम विधियों से हम फिनोल क्यों नहीं बना सकते, ये यहां पर प्रश्न है। फिनोल में C-O आवंत में आंशिक द्वि आवंत के गुण होते हैं, इस कारण से फिनोल बहुत कम क्रियाशील होता है, इसलिए C-O आवंत बहुत कमजोर होता है। बहुत गलत बात है ये। फिनोल जल में अघुलनशील है, ये तो कोई, ये दोनों ऑप्शन तो कोई काम की नहीं है। अब सिर्फ इन दोनों में से चूज करके बताओ जरा, क्या है, क्या है सही बात, क्या है सही बात। 34 का ए, लेट्स सी, सही बात है 34 से। ऐसे यदि तुम ऑप्शन काटने सीख गए, यदि तुम्हारा नॉलेज क्लियर है तो कोई ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा, ठीक है। बाकी फिर तुम आगे पीछे वाले थोड़ा बहुत इशारों में पूछ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं 34 नंबर के ऑब्जेक्टिव पे। Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में टालुइन का हैलोजनीकरण इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। CH3 समूह की प्रकृति के कारण आने वाला इलेक्ट्रॉन रागी Cl+ मुख्य रूप से कहां आक्रमण करता है? भाई साहब इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया में आपको C+ जो है, यदि FeCl2 या FeCl3 आप उत्प्रेरक ले रहे हो तो कहां पर ये C+ आयन जुड़ता है? मेटा स्थिति पर जुड़ता है। चित्र बनाओगे ज्यादा अच्छा है। एक Cl तो ऑलरेडी है इसमें, सॉरी स्थिति में टालुइन का हैलोजनीकरण बोल रहे हैं हम। चलो यहां टालुइन कर देता हूं भैया,
यहां आपका CH3 करवा देता हूं, इसका हैलोजनीकरण करवा रहे हो आप, ठीक है। तो कहां पर आक्रमण करेगा? ऑर्थो और पैरा स्थिति पर करेगा, केवल पैरा स्थिति पर करेगा, या फिर वलय के बाहर करेगा? विच इज योर राइट आंसर? आप बोल रहे हैं बी, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर। चलो बहुत बढ़िया आंसर, बहुत सही बात है भाई, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर करते हैं। इलेक्ट्रॉन रागीय अभिक्रिया का सर ने 1-1.5 घंटे का वीडियो बनाया है ना, देख लेना जाके, पहले ये चैप्टर से शुरुआत हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव पे। टॉलुइन के हैलोजनीकरण में मुख्य उत्पाद क्या होते हैं? अच्छा, होता है तो एक होता है, यहां लिखा है होते हैं, 2 उत्पाद का जिक्र हो रहा है। कितने उत्पाद चाहिए तुम्हें? 2 उत्पाद बताने भाई साहब। टॉलुइन का हैलोजनीकरण यदि हम करवा देते हैं तो 2 उत्पाद बनेंगे, कौन कौन से, ये आपको लिख के बताना है मुझे कमेंट सेक्शन पे। मैं यहां चित्र नहीं बनाने वाला इसका, अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, तो जरा लिखो, मैं तुम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा यदि तुम लोगों ने सही बताया तो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो कितने लोगों का कमेंट आ रहा है, सोचो थोड़ा सा। जिसका पहला कमेंट आया वो बहुत अच्छा पढ़ाई करने वाला व्यक्ति है। देख लो आंसर, पी हेलो टॉलुइन और ओ हेलो टॉलुइन। एक क्लोरोटालुइन, सॉरी हाँ, 2 क्लोरोटालुइन और 4 क्लोरोटालुइन, है ना, ऐसे कुछ। 35, अरे नाम बताना बेटा, ओ हेलोटालुइन और पी हेलोटालुइन। आगे बढ़े अगले ऑब्जेक्टिव पे। आयोडोटालुइन के विरचन में KI के साथ डायजोनियम लवण को हिलाने पर क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस हैलाइड, CuCl2 की आवश्यकता क्यों, सॉरी क्यूप्रस हैलाइड CuI की आवश्यकता क्यों नहीं होती? यहां पर ये गलत है, आई होप यहां पर Cu2Cl2 आना चाहिए था। आयोडोटालुइन के विरचन में KI के साथ डायजोनियम लवण को हिलाने पर क्यूप्रस हैलाइड Cu की आवश्यकता क्यों नहीं होती? सिर्फ ऑप्शन देखो। आयोडीन जो है वो कमजोर नाभिक रागी है, आयोडीन एक शक्तिशाली कापचयक है, CuI महंगा है, चलो यहां CuI आएगा, ठीक है, महंगा है। जैसे आपको ये प्रश्न है कि KI की जगह पे हम KI का ही प्रयोग क्यों करते हैं, CuI का प्रयोग क्यों नहीं करते? डायजोनियम लवण KI के साथ अघुलनशील यौगिक है, किसके साथ जाना पसंद करोगे? प्रबल अपचयक है, एक शक्तिशाली अपचयक है, ठीक है, शक्तिशाली अपचयक है। आगे बढ़ते हैं अगले उस पे। अपचयक का मतलब ये छोड़ छाड़ के निकल लेता है जल्दी। टॉलुइन के हैलोजनीकरण में ओ हेलोटालुइन और पी हेलोटालुइन के मिश्रण को प्रभावी आश्वन द्वारा पृथक करना क्यों मुश्किल है? वे एक स्थिर क्वथनांक के मिश्रण बनाते हैं, उनके क्वथनामों में बहुत कम अंतर होता है, दोनों ठोस अवस्था में होते हैं, वे आपस में क्रिया करके नया उत्पाद बना लेते हैं। क्या है सही बात? कैसे इसे समझाओगे? वे स्थिर क्वथनांक के मिश्रण बनाते हैं मतलब दोनों साथ साथ उबलते हैं, उनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है, थोड़ा ज्यादा हुआ तो पता चला दोनों एक ही लाइन के जैसे, दोनों ठोस अवस्था में होते हैं, या वे आपस में क्रिया करके नया उत्पाद बना लेते हैं। तो लेट्स आंसर, मैं कमेंट पढ़ूंगा तुम्हारे। 37 नंबर का आप लोग बोल रहे हैं बी, यस, उनके क्वथनांकों में थोड़ा सा ही अंतर होता है। वेरी गुड रुचि, अभी तुमने तुक्का लगाया, सही है पता नहीं, परंतु तुम्हारा आंसर तो सही हो गया। 38 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, हेलोएरिन्स के विरचन के लिए टॉलुइन की अभिक्रिया किसके साथ होती है जिसमें Fe या FeCl3 उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? हेलोएरिन के विरचन पे आपको बताना है कि हेलोएरिन के विरचन में आप किसके साथ अभिक्रिया करवाते हो? NaOH के साथ में करवाते हो। ये रहा आपका टॉलुइन, है ना, ये रहा आपका टॉलुइन, यहां पर आपका उत्प्रेरक रहेगा FeCl3। तो इसको आपको बनाना भाई साहब हेलोएरिन, क्या बनाना है? हेलोएरिन X। तो आपको बताना है कि NaOH के साथ अभिक्रिया होगी Cl2 या Br2 के साथ में होगी, HNO3 के साथ में होगी, या फिर COBr के साथ में होगी। बताओ जरा फटाफट से आंसर। पहली अभिक्रिया है आपके बुक की सर 38 का बी, सही बात है, 38 का बी जो है वो सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं
39 नंबर के ऑब्जेक्टिव में डायजोनियम समूह N2X को Cl या Br द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है जिसे CuX जैसे उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है? फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं उसे, बुट्स अभिक्रिया कहते हैं, सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं, युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। फटाफट से जरा मुझे बताओ कि क्या मैंने तुम्हें ये टॉपिक पढ़ाया है, क्या ये बात तुमने पढ़ी है, क्या तुम्हें इसे बताया मैंने कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? फटाफट से जरा आंसर करो। तो बिना आग बंद करे पलक झपाए 39 का सी यशिका ने बोल दिया। वेरी गुड बेटा। आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव पे, लास्ट वाला जो बचा है, मैं पहले ही कमेंट देखा है। डायजोनियम लवण बनाने के लिए प्राथमिक एमीन किसके साथ अभिक्रिया करता है? ओके, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 6 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट ये रहा आपका प्राथमिक एमीन, जिसे हम एनिलीन के नाम से जानते हैं। तो ये बताना है भैया आपको डायजोनियम लवण बनाने के लिए ये बीच में किस किस के साथ अभिक्रिया करेगा। ये N2X माइनस बनाने के लिए यहां पर कौन कौन से क्रियाधारक आएंगे, अभिकर्मक आएंगे। क्रियाधार तो ये रहा, क्रियाधार तो इसे बोलेंगे। कौन कौन से अभिकर्मक आएंगे ये आपको जरा कमेंट करके मुझे बताना है ना। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। हो अरे बेटा यशिका, गलत जवाब है तुम्हारा, है ना। आप कमेंट डिलीट मत करना, तुम्हारा जवाब गलत है। परंतु बाकी बच्चे देख लो, यशिका ने जो कमेंट किया है वो आंसर गलत है। अब जरा तुम लोग सही आंसर करके बताओ। NaNO3 नहीं होता बेटा, NaNO2 होता है ना। देख लो एक बार, NaNO2 और HCl, NaNO2 और HCl। 3 नहीं आएगा बेटा, है ना, 2 आएगा। ध्यान रखना, 3 मत लगाना, धोखे से गलत हो जाएगा। कॉपी में भी 3 लिखा होगा तो उसे करेक्ट करो अभी, उसे NaNO2 कर लेना, है ना। NaNO2, 3 नहीं आता है। चलिए यहां आके आपकी फटाफट 40 सीरीज जो है वो कंप्लीट होती है। फटाफट 40 सीरीज का जो भाग है यहां आके कंप्लीट होता है। जरा आप कमेंट करके बता दो मुझे तुम्हारे कितने नंबर आए, कितने नंबर